बिहार में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, चलो बताओ। अच्छा, 2011 की जनगणना से हम लोग बात करेंगे। 2011 की जनगणना दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन कह रहा है। कैमूर का पठार किस स्थान से आरंभ होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? बिहार की मृदा का विभाजन कितने भागों में किया गया? चलिए 1 2 3 4 इन सभी प्रश्नों का आंसर आप सब यहाँ से करिए और फिर उसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे, फिर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें किया जाएगा। चलो दोस्तों, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो बिहार में शहरी जनसंख्या बहुत कम बताई गई थी, 11.3% बताई गई थी। कैमूर का पठार दोस्तों, जो कि ये उत्तर प्रदेश यानी कैमूर के पठार को अगर देखा जाए तो इसका विस्तार वास्तव में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलता है। बिहार में मिलता है। तो ये आरंभ कहाँ से होता है? इसकी आरंभ यानी इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसकी शुरुआत होती है दोस्तों जबलपुर से। जबलपुर से, कहाँ से? ध्यान रखना है, जबलपुर से ये अपना स्टैंड लेता है। जबलपुर से इसकी शुरुआत होती है, यानी कि एमपी से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला समय अब आ रहा है धीरे धीरे, और सर्वाधिक वर्षा आप सभी को पता है कि जुलाई अगस्त में झमाझम वर्षा हो ही जाएगी और बाढ़ की चपेट में हम सभी लोग चले जाएंगे। बिहार की मृदा का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो ध्यान रखना 3 प्रमुख भाग बनाए गए हैं। बिहार की मृदा के 3 प्रमुख भाग यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि विशेष होता है। एक तराई या भाबर क्षेत्र की मृदा होती है, एक मैदानी भाग की मृदा यानी मैदानी भाग, इन सभी का उप विभाजन अलग अलग है, और एक पठारी क्षेत्र की, एक पठारी भाग की मृदा ये यहाँ से चलती है। बाकी इन सभी का अलग अलग उप विभाजन देखने को मिलेगा, ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा नहीं बनाएगी? तो भाई ऑप्शन तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों सीमा बनाने वाली नदी कौन कौन सी है जो सीमा बनाती है? सीमा बनाने वाली नदियों में अगर देखा जाएगा तो एक नदी तो हो जाती है गंडक। कौन हो जाती है? गंडक। इसके अलावा दोस्तों घाघरा नदी है, और इसके अलावा कौन सी नदी होती है? कर्मनासा। ये सब सीमा बनाती हैं। इनके अलावा सभी सीमा नहीं बनाती हैं, यानी इनके अलावा सभी सीमा नहीं बनाएंगी, यानी इनके अलावा सभी, ध्यान रखना है, इनके अलावा सभी हो जाएगा। जो भी इनके अतिरिक्त रहेगा उसको लेकर चलना है। इनमें से कौन सी मेची लिंक नहर योजना से लाभान्वित होने वाला जिला है? तो दोस्तों कोसी मेची लिंक, जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में नदी जोड़ो परियोजना का एक पार्ट है। यानी इसको अगर देखा जाए तो ये बिहार में नदी जोड़ो परियोजना, बिहार में किसके अंतर्गत है? ये नदी जोड़ो परियोजना का ये एक पार्ट बनेगा, उसी के तहत इसको लाया गया है। और इससे लाभान्वित होने वाले जिलों में अगर देखा जाए तो कौन कौन से होंगे भाई? तो इसमें सुपौल एक जिला होगा, सुपौल, और सुपौल के अलावा अररिया। किसको लाभ मिलेगा? अररिया जिला को लाभ मिलेगा, ये ध्यान रखना है। त्यूर एवं ढाका नहर किस जिले में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण होती है? त्यूर और ढाका नहर दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नहर क्षेत्र बनता है, और इससे सिंचाई की अगर हम लोग बात करें तो इससे चंपारण क्षेत्र लाभान्वित होता है। चंपारण क्षेत्र, और खास करके दोस्तों पूर्वी चंपारण, खास करके कौन सा? पूर्वी चंपारण, इससे विशेष तौर से लाभान्वित होता है भाई। ये यहाँ से कर लेना, हो जाएगा सभी का पक्का। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। सूखा नियंत्रण हेतु किस वर्ष सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम आरंभ किया गया था अपने बिहार के लिए? तो बिहार में दोस्तों सूखा नियंत्रण के लिए सूखाग्रस्त कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी वर्ष 1973 से। कब से की गई थी? 1973 से। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था? ये भी दोस्तों यहाँ से विशेष रहेगा। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन का गठन कब किया गया था? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन गठन के 2 साल बाद यानी वर्ष 2007 में किया गया था। जूट के उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में बिहार का स्थान क्या है? तो भारत में बिहार का स्थान द्वितीय है, द्वितीय स्थान बिहार का है, और प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। प्रथम स्थान पे कौन है भाई? पश्चिम बंगाल है। चीज़ों को पढ़ते रहिए, क्योंकि दोस्तों इस बार आपने बीपीएससी में देखा होगा कि इस बार बिहार स्पेशल से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा थे। तो ये आप सब क्लास का प्रभाव है, ये क्लास का प्रभाव लेकर के चलेंगे, क्योंकि जितना आप पढ़ रहे हैं दोस्तों सब आपके एग्ज़ाम में आया था, सब 1 to 1 आपके एग्ज़ाम में आया था। ये आप सबको पता है बहुत अच्छे से, जो कि हम सभी लोगों के लिए डायरेक्ट जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल संधि,
किनको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को किससे जोड़ता है? तो अटलांटिक महासागर को अगर देखा जाए तो ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, भूमध्य सागर से जोड़ता है। और ये जिब्राल्टर जल संधि दोस्तों अलग किसको करेगा? स्पेन। स्पेन को अगर देखा जाए तो ये यूरोप का राष्ट्र है। किसका राष्ट्र है? यूरोप का। और मोरक्को अगर देखेंगे तो ये क्या है? ये अफ्रीका का राष्ट्र है। किसका राष्ट्र है भाई? अफ्रीका का राष्ट्र है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे, हाँ, भूमध्य और अटलांटिक को जोड़ेगा। अटलांटिक देखें यहाँ पर लिखा है, कह रहा अटलांटिक के साथ किसको जोड़ेगा? तो भूमध्य सागर को जोड़ेगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा बनता है? ये आपको यहाँ से बताना है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप समूह, विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड क्षेत्र में आ जाता है। कौन सा आ जाता है? ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बन जाता है भाई? ग्रीनलैंड ही इस समूह के अंतर्गत आ जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप करिएगा, द्वीप समूह नहीं, इसको एडिट कर देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होता है? तो इसको ग्रीनलैंड कर देंगे क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा आपका। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों ये कर लीजिएगा ग्रीनलैंड। क्या कर देंगे? ग्रीनलैंड। समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा किसके कारण आते हैं? तो समुद्र में अधिकांश ज्वार भाटा का जो कारण बनता है सूर्य चंद्रमा। सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण इस पर प्रभावशाली होता है। सूर्य चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। क्या हो जाता है? सूर्य चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आइए, स्वेज नहर किसको मिलाती है भाई? स्वेज नहर अगर देखेंगे तो ये लाल सागर को किससे जोड़ देती है? लाल सागर को जोड़ देती है भूमध्य सागर से। किससे जोड़ देती है? भूमध्य सागर से। ये यहाँ से ध्यान रखना, लाल सागर को भूमध्य सागर से। चीन के किस नहर में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग बनाया गया है? तो ये अगर देखेंगे तो चीन की है दोस्तों ग्रैंड नहर। चीन की क्या है? ग्रैंड नहर, इसको नाम दिया गया है ग्रैंड नहर। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम बताइए। सबसे बड़ा और सबसे गहरा अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। कौन मिलेगा? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा है। प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा और सबसे गहरा बनता है भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पर आइए, अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एडमंड यानी एडमंड्स ने इसकी खोज करी थी। एडमंड्स ने इसकी खोज करी थी। उत्तरी ध्रुव में अनुसंधान केंद्र का, भारत का जो अनुसंधान केंद्र है 1980 के दशक से भारत ने इसमें प्रवेश किया है। ये यहाँ से ध्यान रखना है। एमंडसन, इसमें दोस्तों एमंडसन नाम नोट करेंगे। एमंडसन का नाम नोट करेंगे। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारत ने 1980 के दशक में ध्यान रखना, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम रखा है? तो ध्यान रखना है ये क्या है? हिमाद्री क्षेत्र यहाँ पर चलता है। कौन सा है? हिमाद्री क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है, जो कि यहाँ से विशेष रहेगा। क्या है? हिमाद्री अनुसंधान के नाम से ये यहाँ से कार्य करता है, जो कि उत्तरी ध्रुव के अंतर्गत बनता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।